आप सभी का अध्ययन गुरु में स्वागत है। भाई आप उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी अच्छे से होंगे और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा रियाज सर की क्लास को और सीखना प्रारंभ कर दीजिएगा। संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर टॉपिक हमारा चल रहा है और उसमें मैंने कल बहुत अच्छे तरीके से आपको संधि डायोड के बारे में समझाया था, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें कोई कमेंट नहीं मिला कि जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। समस्याएं होती भी हैं, लेकिन स्टूडेंट उन समस्याओं से उलझना नहीं चाहता और अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करना चाहता। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है और इसी कड़ी को स्टार्ट करते हुए आज हम समझना चाहेंगे इसकी संधि डायोड तरंग दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयोग में आता है। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, पीएन संधि डायोड का उपयोग। आज हम देखना चाहते हैं कि पीएन संधि डायोड का उपयोग क्या है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका उपयोग कितने हैं? दो हैं। कितने उपयोग हैं? दो उपयोग हैं। एक तो पता चला दिष्टकारी के रूप में, किसका? दिष्टकारी के रूप में। समझ में आया कि नहीं? किसके रूप में है? दिष्टकारी के रूप में, यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। और देखिएगा दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पूर्ण तरंग यानी फुल वेव। तो यूजेज ऑफ हम पढ़ना चाह रहे हैं, यूजेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डायोड बेटा पढ़ना चाह रहे हैं। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? यूजेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर और एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसको हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, एज ए फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पे हम लोग इसको पढ़ना चाह रहे हैं। देखिएगा, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत है, सबसे पहले जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, मुझे ट्रांसफार्मर को समझना। किसको समझना पड़ेगा? ट्रांसफार्मर को समझना पड़ेगा, राइट? तो जरा देखिएगा, हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या? ट्रांसफार्मर। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, राइट? और फिर हम लोग इसको समझ पाएंगे कि पीएन जंक्शन डायोड किस प्रकार से हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पे यूज होता है। आप सभी जानते होंगे, सारे बच्चे जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार की क्या वैद्युत युक्ति है, जिसकी सहायता से हम उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा निम्न धारा को उच्च धारा में और उच्च धारा को निम्न धारा में बदलने का कार्य करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बात आपको शायद समझ में आ गई होगी क्या कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक वैद्युत युक्ति है, युक्ति है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये अचर शक्ति पर काम करती है। किस पे? अचर शक्ति पर काम करती है, यानी कांस्टेंट पावर पे काम करती है। माय डियर स्टूडेंट,
तीसरा पॉइंट है, किस सिद्धांत पर आधारित है? वैद्युत अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। चौथा काम है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एंड लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। राइट। पांचवा पॉइंट है, आपको बताना चाहूंगा, हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करेगा। लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करेगा। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं थोड़ा सा पुनः हिंदी में बोल देना चाहता हूं, ताकि कुछ बच्चे अगर कंफ्यूजन महसूस करते हैं तो वो भी समझ जाएं। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, उच्च धारा को निम्न धारा में और निम्न धारा को उच्च धारा में परिवर्तित करने का कार्य ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये किस प्रकार की युक्ति है। वैद्युत युक्ति है, अचर शक्ति पर काम करती है और किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का कार्य करती है, या हाई करंट को लो करंट में और लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। याद रखना, ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर काम करता है, एसी सप्लाई पर ही काम करता है, डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता है। याद रखना, किस सप्लाई पे काम करता है? एसी सप्लाई पे काम करता है, डीसी सप्लाई पे काम नहीं करता है। क्लियर हुई बात की नहीं? डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता है। रीजन उसका आवृत्ति का कारण है, बिकॉज एसी सप्लाई, जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती आपूर्ति, हमारे भारत में प्रत्यावर्ती आपूर्ति की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, जबकि चाइना में 50 और 60 दोनों होती है और अमेरिका में क्या होती है? 60 हर्ट्ज पर विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। क्लियर हुई बात की नहीं? यानी पावर का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, पावर का जो प्रोडक्शन है वो कितने फ्रीक्वेंसी पर होता है? अमेरिका में 60 हर्ट्ज पर, और इंडिया में कितने पर होता है? 50 हर्ट्ज पर होता है। तो ये तो कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित बातें बताई। याद रखना, ट्रांसफार्मर, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे इधर हमारी तरफ फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे और एक एक बात को दिमाग में गांठ मार लेंगे। पहली बात हमने बताई कि एक प्रकार की वैद्युत युक्ति है, अचर शक्ति पर काम करती है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, हाई करंट को लो करंट में और लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करने का काम करती है, और ये एसी सप्लाई पर ही काम करती है, डीसी सप्लाई पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। तो मैंने बताया किसी अन्य लेक्चर में हम इसको कंप्लीटली समझेंगे कि क्यों एसी सप्लाई पर ही काम करती है, डीसी सप्लाई पर काम नहीं करती। जब हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर डिस्कस करें तो उसमें हम अच्छे से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। राइट। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसफार्मर से संबंधित जितनी बातें हमने बताई आपको, वो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। राइट। इसको जरा जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं जल्दी से।
चलिए देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की रचना कैसे की जाती है, इसको भी मैं देख लेता हूं। देखिए, ट्रांसफार्मर की रचना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ई आकार की पत्ती लेते हैं। किस आकार की पत्ती ली? ई आकार की एक पत्ती ली। यह नर्म लोहे की बनी होती पत्ती। किसकी बनी होती? नर्म लोहे की बनी होती। फिर एक पत्ती हमारी क्या होती? आई के आकार की पत्ती होती है। आई के आकार की। और ये क्या? ई के आकार की। अच्छा, अब ये बताओ, जब हम इसके ऊपर रखेंगे, इस पत्ती को उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये मान लो हमने इस प्रकार से इसको रख दिया, ये पत्ती को रख दिया, तो यहां देखिएगा इसमें दो वर्गाकार क्वाइल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वर्गाकार क्वाइल बन जाएंगे। इधर आप समझिएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो दो वर्गाकार क्वाइल बन गए, जो आर्मेचर, एक तरीके से जैसे हमने मोटर और जनरेटर में आपने हाई स्कूल में देखा था, आर्मेचर कुंडली को देखा था, उसी प्रकार यहां पर दो कुंडली बन जाएंगी। एक को हम नाम देंगे क्या? प्राथमिक कुंडली नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्राथमिक कुंडली नाम देते हैं। और इसको क्या नाम देते हैं? द्वितीयक कुंडली नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? द्वितीयक कुंडली नाम देते हैं। राइट। इसको कहते हैं प्राइमरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल। और इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी क्वाइल। सेकेंडरी क्वाइल। तो इस तरीके की हम बाहर से देखने पर मतलब हमको इस प्रकार की रचना दिखाई देती, संरचना दिखाई देती है। क्लियर हुई बात की नहीं? और इसमें जरा देखिएगा, ये जो है इसको कहते हैं पटलित लोह क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये पूरा जो स्ट्रक्चर है नर लोहे का जो बना है, पटलित लोह क्रोड कहते हैं। पटलित लोह क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पटलित लोह क्रोड। मतलब ई के ऊपर जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें ढेर सारी ई की पत्तियां ऐसी एक के ऊपर एक लगा देते हैं, और इसी के ऊपर आई ढेर सारी पत्तियां लगा देते हैं। तो इसलिए इसे बोला जा रहा पटलित लोह क्रोड बोला जाता है। क्या बोला जा रहा? पटलित लोह क्रोड बोला जाता है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, चलो देखते हैं। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया है कि सर पटलित लोह क्रोड क्यों नहीं लिया जाता, कंप्लीटली लोहा ले लिया जाए, तब क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चों, मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूं कि अगर कंप्लीटली लोहा ले लिया जाएगा तो इसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत अधिक होगा, यानी ट्रांसफार्मर बहुत अधिक गर्म होगा। समझ में आया? यानी इडी करंट लॉस बहुत अधिक होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? इडी करंट मतलब ट्रांसफार्मर गर्म ज्यादा होगा, इसका मतलब हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होगा, इडी करंट लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस प्रकार के लॉसेस को, जो नुकसान हो रहे हैं ट्रांसफार्मर में, उनके नुकसान को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई की कई ढेर सारी पत्तियां एक के ऊपर एक लगा देते हैं, और आई के आकार की कई पत्तियां इसमें एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, और इस प्रकार से प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली का निर्माण हो जाता है। क्लियर हुई बात की नहीं? अब जरा देखिएगा, इसमें एक सिरे ये ऐसे सिरे निकले होते हैं, और इसमें क्या होता है, एक सिरा ऐसा और एक सिरा ये निकला होता है। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, वैद्युत आपूर्ति लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वैद्युत आपूर्ति लगा देते हैं। और एक तरफ हम क्या करते हैं, लोड लगा देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्या लगा देंगे? लोड लगा देंगे। राइट, क्या लगा देंगे? लोड लगा देते हैं।
एक तरफ हम क्या लगा देते हैं, विद्युत आपूर्ति लगा देते हैं, और एक तरफ क्या लगा देते हैं, लोड लगा देते हैं, राइट। और इस प्रकार हमारा कंप्लीट ट्रांसफार्मर बन जाता है। चलिए देखिएगा इसकी डिजाइन, इसका सर्किट डायग्राम किस प्रकार बनता है। आइए, ये तो बाह्य संरचना हुई, क्या हुई, बाह्य संरचना यानी हम रचना कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर की रचना कैसे करते हैं इसके ऊपर बातचीत करेंगे। संरचना नहीं, सॉरी, रचना कैसे करते हैं। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ हम उसका सर्किट डायग्राम यानी परिपथीय चित्र देखेंगे कैसे बनाया जाता है। आपको मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के आपके सिलेबस में रखे गए हैं। एक रखा गया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या रखा गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा रखा गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। शॉर्टकट में XCR में लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्या हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। स्टेप अप में क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज कन्वर्ट क्या होता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट होता है, राइट। यानी इसका मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होगा निम्न वोल्टेज किसमें जाएगा, उच्च वोल्टेज में जाएगा, किसमें चला जाएगा, उच्च वोल्टेज में। और यहां पर जरा देखिएगा, उच्च वोल्टेज किसमें चला जाएगा, निम्न वोल्टेज में चला जाएगा। बात को समझिएगा, यहां पर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। आप देखिएगा, मैंने एक बात कही थी ट्रांसफार्मर को लेकर के कि ट्रांसफार्मर पावर कांस्टेंट पर काम करता है। अगर मैं दो कॉइल के बीच की बात करूं तो यानी इसका मतलब क्या होगा, V1 I1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 I2 हो जाएगा, राइट। तो यहां से देखिएगा V1 बाई V2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 डिवाइडेड बाई I1 हो जाएगा। और इसी को कहते हैं परिणमन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं, अनुपात, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। क्लियर है बात की नहीं। तो ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि R बराबर क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 डिवाइडेड बाई I1 हो जाएगा। ये बात को अच्छे से समझिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हिंदी क्या होगी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। और इसको कहते हैं अपचाई अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, एक को क्या कहते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब देखिएगा यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा, एक और निष्कर्ष निकल सकता है। जरा देखिएगा, यहां लो है तो यहां पे क्या कर दूं मैं, हाई। तो हाई करंट यानी उच्च विद्युत धारा किसमें कन्वर्ट होती है, लो विद्युत धारा में कन्वर्ट होती है। और इसका मतलब यहां पे क्या होगा, IL होगा और यहां पे क्या होगा, IH होगा। यहां से आप समझिएगा, देखिए यहां V1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, I2 और यहां V2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग I1। मतलब एक दूसरे के क्या मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है, राइट। जरा बात को आप समझिएगा कि क्या होगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है या उच्च धारा को निम्न धारा में परिवर्तित किया जाता है। कितने लोग ये बात समझ में आ गई, जरा बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। अरबाज मंसूरी, जरा बताएं मुझे ये बात आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से। क्या मैं कहना चाह रहा हूं
कि निम्न वोल्टेज को क्या उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उच्च ही ट्रांसफार्मर क्या है, जो निम्न वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है, उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। और यहां पर स्टेप डाउन यानी अपचयी ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न धारा को उच्च धारा में परिवर्तित किया जाता है। बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या है और अपचयी ट्रांसफार्मर क्या है। यहां पर बात करते हैं कि पावर बराबर, देखिए हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर निश्चित शक्ति पर कार्य करता है, नियत शक्ति पर कार्य करता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, DI बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। V1 I1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 I2 हो जाएगा। और यहां से देखिएगा V1 बाय V2, अगर हम V2 को नीचे ले जाएं तो I1 को नीचे ले जाना पड़ेगा, और इस तरह के V1 बाय V2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बाय I1। और इसको कहते हैं परिणमन अनुपात R, ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं इसको। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? और यहीं पर अभी आगे निकल के आएगा, अभी आप आगे देखेंगे, इसको कहते हैं N1 बाई N2 कहते हैं। यानी ये N1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और N2 क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। देखिए ध्यान रखना, B बराबर क्या होता है, फार्मूला IR होता है माय डियर स्टूडेंट। और जितने ज्यादा क्वाइल होंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए B का संबंध क्या है, R से हुआ, और B का संबंध क्या हुआ, N से हुआ। इसलिए मैंने यहां पे लिखा जो 1 है वही क्या है, N1 है, और जो 2 है वही क्या है, N2 है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। जो मैंने ये बात कही कि इसका मतलब वोल्टेज का सीधा सीधा संबंध किससे है, प्रतिरोध से है। और प्रतिरोध का सीधा संबंध क्या, क्वाइलों की संख्या से है। इसलिए मैं यहां कहना चाहूंगा कि जो V1 होगा वही क्या होगा, N1 होगा, और जो V2 होगा वही क्या होगा, N2 होगा। राइट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए एक बार मैं कोशिश करूंगा, वो आप लोग एक काम करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, स्क्रीनशॉट। और तब तक हम थोड़ा सा चाय ले लेते हैं। देखिए भैया, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि अगर मान लो सपोज अगर हम R ग्रेटर देन 1 ले लें, थोड़ी देर के लिए क्या ले लें, ऊपर मैं लिख रहा हूं R ग्रेटर देन 1 ले लें, तो क्या होगा भैया, देखना R को मैं लिखता हूं B1 बाई B2। क्या लिख रहा हूं, B1 बाई B2। और इज ग्रेटर देन 1 कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा, B1 इज ग्रेटर देन B2 हो जाएगा। यहां पे बात समझने की कोशिश करिएगा। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिएगा परिणमन ये 1/R होगा माय डियर, 1/R। तो यानी 1/R बराबर क्या हो रहा, B2 बाई B1 बराबर, इससे समझने में थोड़ा सा आसानी होगा, मैं ऐसा लिख ले रहा हूं। तो I1 बाई I2 बराबर क्या होगा, N2 डिवाइडेड बाई N1। आप इसको ऐसे समझिएगा, क्लियर हुआ ना। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं R, तो इसको कहते हैं परिणमन अनुपात कहते हैं, ये आप समझिएगा। बस हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, B2 डिवाइडेड बाई B1 बराबर क्या, I1 बाई I2, उल्टा कर लिया और कुछ नहीं। और इसको कहेंगे परिणमन अनुपात कहते हैं, यानी N2 बाई N1। यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं? तो या उच्च वोल्टेज तथा निम्न वोल्टेज के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। क्लियर हुआ, यानी द्वितीय कुंडली के संलग्न आरोपित वोल्टेज तथा प्राथमिक कुंडली के संलग्न आरोपित वोल्टेज के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। राइट, इसको ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं।
अच्छा आप जरा देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि R इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या होगा, B2 डिवाइडेड बाय B1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। तो यहां देखिए B2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा B1। बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। R इज ग्रेटर देन 1, तो B2 बाय B1 इज ग्रेटर देन 1, तो B2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, B2 इज ग्रेटर देन B1 हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि ये हमें उच्च वोल्टेज मिलेगा, भाई ज्यादा है तो उच्च वोल्टेज, और ये क्या मिलेगा, निम्न वोल्टेज मिलेगा। समझ आया? तो कहने का तात्पर्य ये प्राथमिक कुंडली में और ये द्वितीय कुंडली में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम निम्न वोल्टेज से क्या प्राप्त कर रहे हैं, उच्च वोल्टेज में क्या प्राप्त कर रहे हैं, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज प्राप्त कर रहे हैं। तो बताओ ट्रांसफार्मर कैसा होगा, उच्च ही ट्रांसफार्मर। तो ये कहां से आया, अगर R इज ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, उच्च ही ट्रांसफार्मर, और R इज लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, उच्च ही ट्रांसफार्मर। ये भी बात अच्छे से दिमाग में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार इसका भी आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा, सर्किट डायग्राम इसका देखते हैं ट्रांसफार्मर का। डायग्राम की मैं बात करूं, ये सिंबल देखना प्रत्यावर्ती आपूर्ति का है। कभी भी हम ऐसा सिंबल नहीं बनाएंगे, याद रखना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव पर क्लोज करेंगे, याद रखना। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यानी ये प्रत्यावर्ती आपूर्ति का सिंबल प्लस और माइनस ये सही है और ये वाला गलत है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्राइमरी कॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। यानी द्वितीय कुंडली कहेंगे, राइट। अब यहां पे देखिएगा, यहां लोड लगा दिया है इन टर्मिनल्स के अक्रॉस, और इसको ये सिंबल है पटलित लोह क्रोड का सिंबल है। हमने बताया था जिसकी वजह से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास कम से कम होता है। तो बात को समझ में है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N1, और इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N2। इसमें वोल्टेज क्या है, V1, और इसमें वोल्टेज क्या मिलेगा, V2 मिलेगा, राइट। और इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें वोल्टेज कितना, V1, कुंडली में फेरों की संख्या N1, इसमें कुंडली में फेरों की संख्या N2, वोल्टेज कितना मिलेगा, V2। इसमें बहने वाली धारा यहां से बहेगी क्या, I1, और इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, I2। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए भैया, इसमें कॉइल की संख्या
मैं कह रहा हूं कि N2 और इसमें कॉइल की संख्या N1। आपको देखने से पता चल रहा होगा N2 इज ग्रेटर देन क्या होगा N1। कॉइल देख के ही हम पता लगा लेंगे कि किसका वोल्टेज ज्यादा है, किसका वोल्टेज ज्यादा है। तो अंजलि आपको समझ में आया होगा कि N2 इज ग्रेटर देन जब N1 करते हैं तो ऑटोमेटिकली B2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा B1। ये बात हम कैसे लॉजिकली समझ पाए। B बराबर क्या IR होता है, B समानुपाती क्या हो गया R। और देखिएगा R जो है N के ऊपर निर्भर करता है, जितनी ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा प्रतिरोध होगा। तो B समानुपाती क्या हो गया N। तो इस कंक्लूजन की, इस लॉजिक और इस कंक्लूजन के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि B2 इज ग्रेटर देन B1 होगा। अब मसला ये आया कि क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है वो शक्ति नियत पर कार्य करता है। यानी मैं कहना चाहूंगा कि पावर क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी नियत हो जाएगी। इस पर ट्रांसफार्मर काम करता है। तो देखिएगा जब पावर हम नियत करेंगे तो B1 I1 बराबर क्या हो जाएगा B2 I2 हो जाएगा। क्योंकि जानते हो आप लोग कक्षा हाई स्कूल में पढ़ा था कि शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो हमने ये प्राथमिक कुंडली के लिए लिख लिया, प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए। और ये किसके लिए लिख लिया, ये द्वितीय कुंडली के लिए लिख लिया। ये बात आपको समझ में आ गई, किसके लिए लिख लिया, द्वितीय कुंडली के लिए लिख लिया। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला कि B1 बाई B2 बराबर क्या हो जाएगा सॉरी मैं फिर से वही गलती कर रहा हूं। तो क्या मैं लिखूंगा B2 बाई B1 बराबर क्या हो जाएगा I1 बाई I2। और इसी को लिखेंगे N2 डिवाइडेड बाई N1 और इसी को क्या लिखेंगे R। तो ये क्या होगा, परिणमन अनुपात होगा। और इसी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। भाई अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कोई भी बच्चा कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो डायग्राम है ये कौन सा डायग्राम हो गया, किसका डायग्राम है, हमने बताया था स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। तो क्या हो गया, सर्किट डायग्राम स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का है। शॉर्टकट में ट्रांसफार्मर मैंने XR से लिखा है। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे माय डियर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ में आया क्यों कह रहे हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सेकेंडरी कॉइल की तरफ हमें क्या मिल रहा है, उच्च वोल्टेज। अब प्राइमरी कॉइल में हम क्या दे रहे हैं, निम्न वोल्टेज दे रहे हैं। अब मुद्दा समझ में आना चाहिए कि हम ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों करते हैं, इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों करते हैं, इसका भी लॉजिक आप समझिएगा। जहां से ये देखिएगा, मान लो हमारा ये पावर हाउस है, दिस इज कॉल्ड पावर हाउस। पावर मतलब हाउस का मतलब क्या, यहां से पावर सप्लाई हमारी जनरेट हो रही है। तो जब मान लो सपोज कानपुर में NTPC का पावर प्लांट लगा है, अब कानपुर से मान लो सपोज छिबरामऊ सप्लाई आ रही है, कन्नौज सप्लाई आ रही है। तो जब तक वहां से यहां आएगी तो कुछ लॉस हो जाएगा। इसलिए देखिएगा एक चीज और है, जब हम यहां से यहां तक सप्लाई जब भेजेंगे तो लो वोल्टेज पे भेजते हैं। किस पर भेजते हैं, सॉरी हाई वोल्टेज पे भेजते हैं सप्लाई। कहां पे कैसे भेजते हैं, हाई वोल्टेज। आपने सुना होगा 11,000 की लाइन 33,000 की लाइन सुनी होगी। तो ये हाई वोल्टेज से क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन होता है पावर हाउस से, क्या जहां पर पावर कंज्यूम की जाती वहां पर सब स्टेशन पर। और ये मान लो कन्नौज का सब स्टेशन है, मान लेते हैं ये कन्नौज का सब स्टेशन है। तो यहां पर आपको क्या आपूर्ति देनी है। तो अब जब देखिएगा जब कन्नौज पे आ जाएगा तो यहां पर जो हमारे बल्ब लगे हैं, पंखा लगा है घरों में, वो चलता है 220 वोल्ट पे चलता है। क्या चलता है, 220 वोल्ट पे चलता है माय डियर। क्लियर हुई बात की नहीं। तो 220 वोल्टेज पे जब चलता है तो हमको अगर 33,000 की वोल्टेज आएगी तो हमारा तो पंखा चला जाएगा, बल्ब भी हमारा फूक जाएगा। इसलिए उस समस्या से निपटने के लिए हम क्या करेंगे,
यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात की नहीं? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पावर हाउस से निकलने वाली बिजली हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट होती है और डायरेक्ट हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं सब स्टेशन पर। इसलिए सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को कम करेगा। अब वोल्टेज को कम करके क्या हम लोग अपने डोमेस्टिक प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। लेकिन समस्या ये होती है कि स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहां किया जाता है? माय डियर स्टूडेंट, देखिएगा, अगर मान लो सपोज कन्नौज से और सप्लाई चली और मान लो तुम थोड़ा सा और उसके टाउन में गई सप्लाई, टाउन में जब सप्लाई ये जाएगी तो धीरे धीरे और लॉस हो जाएगा। मान लो सपोज ये टाउन तक आई, 190 वोल्टेज आई, तो 190 वोल्टेज पर या 150 वोल्टेज सप्लाई आ गई। अब 150 वोल्टेज पे तो हमारे जितने भी फैन लगे हैं वो काम नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? वोल्टेज को क्या करेंगे? अप करेंगे, ताकि हमें 220 वोल्टेज रिक्वायरमेंट वोल्टेज मिल जाए। तो ये किसके द्वारा संभव होगा? तो फिर एक ट्रांसफार्मर यहां पे जड़ेंगे। तुमने देखा होगा जहां चक्की अक्की लगी होगी या मोहल्ला होगा, मोहल्ले से पहले ही एक ट्रांसफार्मर जड़ दिया जाता, और वो ट्रांसफार्मर क्या होगा? वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, कहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। बहुत अच्छे से समझने के लिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि वीडियो को यहीं पर विराम दें, ताकि लेकिन आप कंटिन्यू लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। जब सारे ये पार्ट्स आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम अर्धचालक में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड जो हमें स्विच की तरह काम करेगा, और उसमें अर्ध तरंग या पूर्ण तरंग बनाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां करेंगे। इसीलिए इसका एक इंट्रोडक्शन चल रहा है ट्रांसफार्मर का, ताकि हमें ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम यहीं पर आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। आप पुनः मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और इसी ट्रांसफार्मर वाले रोचक टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन धन्यवाद रियाज सर की तरफ से, एज वेल एज अध्ययन गुरु परिवार की तरफ से। आप सभी को, जितने लोग भी हमारी क्लास को वॉच आउट कर रहे थे, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।